नमस्कार, द स्वतंत्र पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दक्षिणी दिल्ली जिला बीजेपी के सह प्रभारी आदित्य झा। आदित्य जी, स्वतंत्र पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि जिस जिले की आपको ज़िम्मेदारी मिली हुई है, दक्षिणी दिल्ली जिले की, तो वहाँ की सीटों का क्या हाल है? क्या बीजेपी की स्थिति वहाँ पर आपको दिखाई दे रही है? मेरे पास 5 सीटें हैं विक्रांत जी, मेरे पास 5 सीटों में 3 सीटें क्लियर रूप से हम चुनाव में जीत दर्ज कर रहे हैं, 2 अभी हम फाइट में मान रहे हैं, जिसमें एक हमारे गठबंधन के साथी के पास में है। लेकिन जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे-वैसे उन सीटों पे भी जनता जनता का उत्साह दिख रहा है और आज हम वहाँ पे रोड शो जो कर रहे हैं, उस रोड शो में जिस तरीके की जनता उतर रही है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि अगर हम पाँचों की पाँचों सीटों पे जीत दर्ज करें। आदित्य जी, और दिल्ली को लेकर आपका क्या अनुमान है? क्या दिल्ली की स्थिति दिखाई दे रही है? बीजेपी का 27-28 साल का वनवास, क्या इस बार आपको लगता है कि वो वनवास खत्म होगा? विक्रांत जी, निश्चित रूप से इस बार वनवास खत्म होने जा रहा है और उसका कारण जो सबसे बड़ा कारण है, बीजेपी या कोई भी राजनीतिक दल तो हमेशा ही चुनाव लड़ते हैं, उनकी अपनी राजनीतिक सूझबूझ होती है, अपने कैंडिडेट चयन होते हैं, बाकी सारे विषय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय इस बार के इस चुनाव का है, कि इस बार का चुनाव जनता ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपदा जिसे हम कह रहे हैं, इस आपदा को हटाने के लिए दिल्ली की जनता खुद ही चुनाव लड़ रही है। आदित्य, मैं दिल्ली में भी कई जगह घूम रहा हूँ, तो एक ये जो चीज़ दिखाई दे रही है या जो लोग बोलते हैं, उनका ये कहना है कि आज से 2 ढाई महीने पहले दिल्ली की जो वर्तमान सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो काफ़ी परेशानियों में दिखाई दे रही थी और एकदम ऐसा लग रहा था कि इस चुनाव में बीजेपी को बहुत अपर हैंड है। लेकिन चुनाव जैसे-जैसे बढ़ता गया, जैसे-जैसे चुनाव प्रचार बढ़ा और अब जब हम बिल्कुल मतदान के करीब हैं, तो ये कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच कांटे का मुकाबला है। तो क्या ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी ने इन 2 महीने में अपने आप को थोड़ा रिकवर किया या कांटे के मुकाबले को बनाया? देखिए, कांटे का मुकाबला जो लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है कि वो अभी एक आउटगोइंग सरकार है। हम सरकार से बाहर हैं। दिल्ली की जो स्थिति है, दिल्ली में जो जिस आप भी लंबे समय से दिल्ली को कवर कर रहे हैं, दिल्ली में आपने देखा है, तो दिल्ली में जिस तरीके का एक राजनीतिक समीकरण है, जिस तरीके से अगर आप देखें तो बीजेपी जब 93 में बीजेपी की सरकार बनी थी, तो बीजेपी जो है वो केवल 32% पे सरकार बना गई थी। हुँ। लेकिन अगर आप पिछले चुनावों को देखें तो हम 38%, 40% और कहीं-कहीं 42% लेके भी हम उसको 8 सीटों में कन्वर्ट नहीं कर सके। इन आंकड़ों को देखकर लोगों को ज़रूर लग रहा है कि ये कांटे की टक्कर है, लेकिन आप विश्वास करिएगा, इस बार जो आम आदमी पार्टी जिसको अपना कोर स्ट्रेंथ मानती थी, जिसको मानती थी कि बिजली फ्री और बिजली हाफ और पानी माफ के नारे के साथ जो आई थी, उसको दिल्ली की जनता ने ठुकरा दिया है और भारी बहुमत से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन आदित्य भाई, फिर ये अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक जो बात कह रहे हैं कि पूरी दिल्ली में बीजेपी के गुंडे हाथापाई, मार पिटाई इस पर उतारू हैं, तो फिर इस सब की क्या जरूरत है? क्या उनके आरोपों को बीजेपी किस तरह से देखती है? क्योंकि वो सीधा आरोप बीजेपी के नेताओं पर लगा रहे हैं कि उनकी शह पर और दिल्ली पुलिस की मिलीभगत के कारण ये सब हो रहा है। नहीं विक्रांत भाई, जैसे जब कांग्रेस चुनाव हारती है तो उसका एक एक उसका सगुफा रहता है कि ईवीएम सेट हो गया। जहां जीतती है वहां ईवीएम सेट नहीं होती, तो इसलिए हार के पहले की स्क्रिप्ट, क्योंकि केजरीवाल जो नेता है वो स्क्रिप्टेड नेता है, वो जो भी चुनाव लड़ते हैं, चाहे सरकार चलाते हैं कि चाहे कहीं भी जाते हैं, आप देखिए वो स्क्रिप्ट लिख के अपनी राजनीति करते हैं, जेल भी जाते हैं तो स्क्रिप्ट लिख के जाते हैं। तो वो चुनाव हारने से पहले की स्क्रिप्ट है, ताकि वो जनता के बीच में अपने फेस को बचा पाए, वो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ये। आदित्य जी, एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात पर सवाल उठाते थे कि ये जो रेवड़ियाँ बाँटने की शुरुआत की है, दिल्ली से जो शुरुआत की गई है, इसका देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जब दिल्ली का चुनाव सामने है, 5 तारीख को लोगों को मतदान करना है, तो बीजेपी भी कह रही है कि ना केवल हम दिल्ली की कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखेंगे, बल्कि अपनी तरफ से भी नए वायदे किए हैं जो शायद रेवड़ी की श्रेणी में ही आता होगा। तो ऐसा क्या परिवर्तन भाजपा की रणनीति में आया कि उसे भी रेवड़ी बाँटने के लिए दिल्ली में मजबूर होना पड़ा?
नहीं, हम रेवड़ी नहीं, हमने पहले भी ये कहा था कि केवल चुनाव जीतने के लिए घोषणाएँ करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो बात कह रहे हैं, दिल्ली के अंदर हम जो कल्याणकारी योजनाएँ बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उसके अंदर आप जो है वो दिल्ली के अंदर, दिल्ली का तो हमेशा सरप्लस रेवेन्यू रहा है। दिल्ली के पास तो हमेशा बजट पॉजिटिव रहे हैं। तो दिल्ली की जो जनता है, उसको जो बेनिफिट मिलने चाहिए, जो दिल्ली के आम नागरिक को सुविधा मिलनी चाहिए, उसमें कहीं कटौती नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो भी आप कोई योजनाएँ लागू करते हैं, वो किसी विशेष के लिए, कोई केवल राजनीतिक फायदे के लिए या केवल वायदे करने के लिए वायदे ना हो, वो किसी के भी कल्याण के लिए हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है वो गरीबों के लिए अन्न की योजना बनाई तो सबको मिल रहा है। हर किसी को घर बनाने की योजना मिली तो वो पूरे देश में मिल रहा है। आयुष्मान योजना है तो सबको मिल रही है। केवल झूठे वायदे नहीं करें कि हम दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक चला देंगे, हम स्कूलों की स्थिति कर देंगे। लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए ही सरकार है, व्यापार करने के लिए सरकार नहीं होती, ऐसा हमारा मानना है। वो सेवा का माध्यम है। लेकिन लेकिन अगर आम आदमी पार्टी 2100 रुपए देने की बात करती है महिलाओं को, अगर वो रेवड़ी की श्रेणी में है, तो बीजेपी जो 2500 रुपए देने की बात कर रही है, वो रेवड़ी की श्रेणी में कैसे नहीं है? नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ आपको। मैं कह रहा हूँ कि अगर महिलाओं को 2500 रुपए, 2100 रुपए देने की बात है, तो यह बात नीति की नहीं, नीयत की करनी चाहिए विक्रांत जी। आज जी। 4 साल में, वो 3 साल में पंजाब में 1000 रुपए नहीं दे पाए। पहले उन्होंने कहा हम दिल्ली में 1000 रुपए देंगे, फिर वो 2100 रुपए पे आ गए। लेकिन अब दूसरी तरफ बीजेपी का देखिए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हमने जो वादा किया, हमने चुनाव से पहले हमारी सरकारों ने वो रकम वहाँ के लोगों के खाते में दिए। और महिलाओं के जो स्तर है, उसमें भी कहीं न कहीं उसका बढ़ाव मिलता है, तो समाज में भी उसका बढ़ाव मिलता ही है। तो आदित्य जी, इस बार आपको लगता है कि ये जो बिजली और पानी दिल्ली में जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, कि अरविंद केजरीवाल का जो सफलता का राज कहा जाता है कि दिल्ली में बिजली का बिल ना आना, पानी का बिल ना आना, क्या भाजपा अगर चुनाव जीतती है तो क्या दिल्ली में ये स्थिति इसी तरीके से चलेगी या इसमें कोई बदलाव बीजेपी कर सकती है? निश्चित रूप से ये जो भी चीजें हैं, हम इसमें बदलाव तो लाएंगे ही। हम जो कह रहे हैं कि पानी माफ, हम पानी माफ के साथ पानी साफ भी देंगे। हम जो हम्म। कह रहे हैं कि बिजली, तो बिजली के अंदर जो बिजली के बदलाव हैं, जो दिल्ली के लिए मिलने चाहिए, वो निश्चित रूप से मिलने चाहिए। जिस तरीके के टैक्सेस, जिस तरीके के छुपे हुए हिडन चार्जेस दिल्ली के बिलों में लग रहे हैं, उनको हम क्लियर करेंगे और दिल्ली की जनता को एक बड़ी राहत देंगे। और दिल्ली की जनता को जो बेहतरीन गवर्नेंस मिलनी चाहिए, जिससे दिल्ली पिछले 10 सालों में पिछड़ी है, उसमें दिल्ली को एक नई दिशा, नई तस्वीर दिल्ली की होगी। ऐसा मैं आपको माध्यम से, आपके दर्शकों के माध्यम से दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाता हूँ। आदित्य जी, कांग्रेस को कहां देखते हैं आप इस चुनाव में खड़े हुए? कांग्रेस भी अपने रिवाइवल की लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस को ये लगता है कि इस चुनाव में वो तीसरी शक्ति के रूप में सामने आएगी और चौंकाएंगे नतीजे, उसके बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। आप इस चुनाव में, क्योंकि आप खुद दक्षिणी दिल्ली का प्रभार भी संभाले हुए हैं, तो कांग्रेस की स्थिति किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये आप भी जानते हैं। बस उनकी बातें जहां जहां पे नहीं बनती है, वहां वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। दोनों का वोट बैंक भी सिमिलर जैसा ही है। ये दोनों जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में निश्चित तौर से हमको लगता है कि कांग्रेस को दिल्ली में अपने वजूद की लड़ाई लड़नी चाहिए। कांग्रेस ने जो अपना वजूद खोया, वो सिर्फ इसलिए खोया कि उसने अपने सारे वोट बैंक को बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके शिफ्ट कर लिया था। ये दोनों की लड़ाई है। उस लड़ाई में बीजेपी को नहीं जाना। दोनों ने मिलकर भी लड़कर देख लिया। हमने उनको दिल्ली की सातों सीटों को लोकसभा में हराया है। दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। वो बदलाव चाह रही है। अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, ऐसे दिल्ली की जनता का नारा है। और आने वाली 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। बहुमत से सरकार बनने जा रही है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन आप भी कहीं ना कहीं, बाकी भाजपा नेता भी कहीं ना कहीं दिल में ये चाह रहे होंगे कि कांग्रेस थोड़ा मजबूत हो जाए ताकि उसकी मजबूती का फायदा बीजेपी को मिल सके। नहीं, देखिए, अगर आप कॉर्पोरेशन चुनाव को भी देखेंगे तो हमें मजबूती और नहीं, हमारा अपना कैडर, हमारे वायदे, हमारे जनता के अंदर क्रेडिबिलिटी, मोदी की गारंटी हमारी जनता के लिए गारंटी है। जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और उन्होंने दोनों राजनीतिक दलों को भी देखा है, तो वो जानती है कि चोर चोर मौसेरे भाई, किसको कहाँ देखना है। हाँ, जिन जगहों पे इनके आपसी वोट बैंक होंगे, कुछ जहाँ पे इनको लड़ाई लड़नी होगी, वहां लड़ेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके कमजोर और मजबूत होने से हमारे पे ऊपर कोई
फर्क आने वाला है। आदित्य भाई, आप क्योंकि पूर्वांचल समाज से भी आते हैं और लंबे समय से दिल्ली में रह रहे हैं, उस समाज की नुमाइंदगी भी करते हैं। ये कहा जाता है, कहा आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि आप लोग पूर्वांचल विरोधी हैं। इसमें जेपी नड्डा जी का जो पार्टी अध्यक्ष के का बयान था, उसको उन्होंने काफी तूल दिया। संसद में भी उसका संजय सिंह ने काफी विरोध किया। उसके बाद आपकी पार्टी के एक प्रवक्ता ने टीवी चैनल पर जो बात बोली थी, उसको लेकर काफी विरोध हुआ। तो आपको क्या लगता है कि इन सब चीजों के कारण क्या पूर्वांचली समाज में कोई नाराजगी आई है, और अगर आई है तो किस हद तक आप लोग उसे दूर करने में कामयाब रहे? देखिए, हमारी पार्टी में आवाज उठाने के लिए कोई मनाही नहीं है। अगर पूर्वांचल समाज का कहीं भी ऐसा बहिष्कार होता या पूर्वांचल समाज के साथ कहीं दोहरा बर्ताव होता, तो पार्टी जो है आज 5 लोगों को चुनाव नहीं लड़ा रही होती। निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय पार्टी है, उस राष्ट्रीय पार्टी का आंकलन होता है, उसमें काम करने वाले बहुत ज्यादा लोग होते हैं। मैं तो उल्टा पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के लोगों से कि उनके उनके तो प्रदेश अध्यक्ष थे दिलीप पांडे, उनकी टिकट उड़ा दी, रातों रात उड़ा दी गई। संजीव झा हो, चाहे वंदना कुमारी हो, चाहे ऋतुराज गोविंद हो, ऋतुराज गोविंद की टिकट उड़ा दी गई, बाहर से अनिल झा को लाया गया और रातों रात टिकट दे दी गई। गोपाल राय को क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर बना दिया गया? क्यों नहीं पूर्वांचल को नुमाइंदगी देने की? संजय सिंह बड़ी बातें करते हैं, संजय सिंह है, पूर्वांचल के लोगों ने ही तो केजरीवाल के को 14 एमएलए दिए थे, तो उन लेकिन पूर्वांचल आपसे क्या क्या दिया केजरीवाल ने इतने सालों में? निश्चित रूप से ये राजनीति करने का एक केवल माध्यम चाहिए उनको। पूर्वांचल के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। आज भी आप देखिए तो उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, चाहे आप बिहार के अंदर देखिए, अभी जो बजट आया है बिहार के अंदर, जिस तरह की घोषणाएं हुई हैं, जिस तरीके से एक बिहार को बनाने की बात हुई है, समृद्ध बिहार, सशक्त बिहार बनाने की बात हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल के साथ है। जिस दिन दिल्ली के अंदर हमारी सरकार आएगी, यहाँ भी आपको पूर्वांचल एक सशक्त रूप में दिखेगा, ये मैं विश्वास दिला सकता हूँ आपको। लेकिन लेकिन वही तो बात होती है ना, नुमाइंदगी उस अनुपात में नहीं होती। आदित्य जी, आज से 10 15 20 साल पहले दिल्ली का जो पॉलिटिकल कहा जाता था कि डेमोग्राफी थी, वो ब्राह्मण बनिया राजनीति के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन उस पंजाबी बनिया ये सब। लेकिन धीरे धीरे पिछले 15 20 सालों में वो पूरा डेमोग्राफी बदल गई है। अब पूर्वांचल लगभग हर सीट पे बड़ी भूमिका निभाते हैं, और कई ऐसी सीटें जहां पर तो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लेकिन आपकी पार्टी के जरिए 5 सीटें, जो आपने अभी खुद भी कहा कि 5 सीटें दी गई, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आपके मुकाबले 2 गुना से भी ज्यादा सीटें पूर्वांचल समाज के लोगों को दी है। देखिए, आम आदमी पार्टी और आपको क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी में थोड़ा सा अंतर करके देखना पड़ेगा विक्रांत भाई। हम लंबे समय से, अगर आप मुझे जानते ही हैं, मैं भी लंबे समय से छात्र राजनीति से यहाँ तक आया हूँ। जी। हमारे यहाँ ओवर द नाइट एक्सपेंशन वाला शब्द नहीं है कि आका ने समझ लिया तो आका ने उठा के बैठा दिया, आका ने रख लिया तो रख दिया। यहाँ पे एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में निश्चित रूप से कई बार हमको एक व्यक्ति होने के नाते लग सकता है कि हमारे साथ ईमानदारी से निर्णय नहीं हो पा रहे, जो हमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जब हम उस रोल में आते हैं, जब हम उस सिनेरियो में आते हैं, जब हम उस नेता की श्रेणी में आते हैं, जब हम कैलकुलेशंस करने के लिए आते हैं, जब हम टीम चलाने के लिए आते हैं, जब हम टिकट बांटने के लिए आते हैं, तब हमको निश्चित रूप से लगता है कि नहीं, केवल वन आइज से देखकर हम ये निर्णय नहीं कर सकते कि ये सही है गलत है। बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जिनको हमको काउंट करना होता है। निश्चित रूप से केजरीवाल साहब ने, जो आपने कहा कि प्रतिनिधित्व ज्यादा दिया है, वो प्रतिनिधित्व इसीलिए दे पा रहे हैं कि वो, उनको पता है कि इन प्रतिनिधियों का कोई मतलब नहीं है, खाता ना बही, जो केजरीवाल कहे वो सही, जो ये मानेगा वो इस पार्टी में रहेगा, जो नहीं मानेगा वो फेंक दिया जाएगा। आदित्य भाई, आपके भी बहुत चाहने वाले, क्योंकि आप लंबे समय से छात्र राजनीति से हम आपको देख रहे हैं। लंबा समय आपने बीजेपी की राजनीति को दिया, बीजेपी के साथ जुड़े रहे। आपके चाहने वाले भी चाहते थे कि इस बार आप भी चुनाव लड़ें, तो कोई निराशा हुई क्योंकि आपको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन लड़वाने की जिम्मेदारी तो दी गई है पार्टी की तरफ से? मैं विक्रांत भाई बहुत सौभाग्यशाली आदमी हूँ। मैं जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता हूँ, तो मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं किसी और राजनीतिक दल में होता तो मैं यहाँ तक का सफर तय कर पाता। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ जैसे प्रतिष्ठित चुनाव को लड़ा, यूनिवर्सिटी ईसी रहा, आज पार्टी ने मुझे प्रदेश का प्रवक्ता बनाया। एक दक्षिणी दिल्ली की 5 महत्वपूर्ण सीट थी, जिसमें कालका जी जैसी महत्वपूर्ण सीट का को मैं देख रहा हूँ। मेरी पत्नी को पिछला कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ाया, वो भी पार्टी की पदाधिकारी है। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारी पार्टी में हो सकता है कि डायरेक्ट रूप से मैं एमएलए या सांसद नहीं बन सकता, लेकिन मैं मानता हूँ कि इनडायरेक्ट रूप से मैं जितना समृद्ध, जितना विकसित, जितना विकासशील हूँ, जितना मेरा संपर्क और जितनी
राज्यों में मुझे जाने पे गर्व होता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मन में कोई निराशा नहीं। मैं शादरा सीट पे रहता हूँ और हम शादरा सीट को भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। आदित्य भाई, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बात कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, तो सबको लेकर साथ लेकर चलने की वो बात करते हैं। लेकिन दिल्ली में हम देख रहे हैं कि एक भी मुसलमान को टिकट नहीं मिली। क्या मुसलमानों से विश्वास, पार्टी को विश्वास नहीं है कि वो कभी पार्टी के साथ जुड़ सकता है? क्या ऐसा पार्टी सोचती है? नहीं, अगर ऐसा होता तो हम सरकार में, संगठन में या अपनी नीतियों में उनको सहभागी नहीं बनाते। निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर एक ऐसा वातावरण तैयार हो गया है पिछले कुछ सालों में कि हमारे कैंडिडेट्स, हम जिन सीटों पे उतारते हैं, उन सीटों के ऊपर जब हम कैंडिडेट्स को उतारते हैं तो उन कैंडिडेट को वो समाज एक्सेप्ट करने से बचता है या सीधे तौर पर उसको जिताने या हराने में इंटरेस्ट नहीं रखता है। अगर आप बात करें जाफराबाद की, आप बात करें ओखला की, आप बात करें सिलमपुर की, आप बात करें मुस्तफाबाद की, तो ये जी। तमाम सीटें ऐसी सीटें हैं जहां पे हमारा कार्यकर्ता काम करता है। हमने कार्यकर्ताओं को कॉर्पोरेशन की टिकट भी दी है, लेकिन जब हम उसको एमएलए के तौर पर पाते हैं तो ना तो उस कैलकुलेशन जो आप एक कैंडिडेचर के अंदर में जो पैरामीटर्स तय करते हैं, कैंडिडेचर में केवल कास्ट पैरामीटर नहीं होता, कैंडिडेचर में अधिकतम जीत की संभावनाएं भी पैरामीटर्स होती हैं। तो जब हम उस सीट की कैलकुलेशंस करते हैं, जब हम उस सीट के ऊपर जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारे पैरामीटर में हमको कैंडिडेट नहीं मिल पाता है। हम प्रयास कर रहे हैं, हम आपको पता है हमारे पास हमारा मोर्चा है, हमारे पास हमारे जितने भी पदाधिकारी, हमने दिल्ली के एक सामान्य कार्यकर्ता आतिफ रशीद को माइनॉरिटी कमीशन का वाइस चेयरमैन जैसी पोजीशन पे, भारतीय जनता पार्टी यंगेस्ट वाइस चेयरमैन ऑफ द माइनॉरिटी कमीशन है। तो वो सब चीजें। प्रयास तो करते जी। हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं उसमें कहीं कहीं कोई ना कोई कमी है, उसको एक बदलाव लाने की जरूरत तो है। देखिए, क्योंकि एक ये बात इसलिए उठती है कि अगर आप पार्टी को ये लगता है कि ये समाज हमारे साथ अभी उस तरीके से नहीं जुड़ पा रहा, तो क्या, क्योंकि उस समाज की नुमाइंदगी ही नहीं देंगे, तो ये तो एक तरह से दोनों तरफ से टूट जाएंगे ना धागे, उस समाज की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी। तो पार्टी को लगता है कि आउटरीच उतना नहीं कर पा रही जितना उसे करना चाहिए। नहीं, आउटरीच कर पा रहे, आउटरीच हम्म। नहीं कर रहे ऐसा नहीं है। देखिए, हम केवल चुनाव, हमारा चुनाव एक कार्यक्रम है, एक ही कार्यक्रम नहीं है। हम चुनाव के अलावा भी आप देखते हैं कि पूरे 5 साल गतिविधियां करते हैं। जी। माइनॉरिटी, हमारे यहाँ मोर्चा है, बकायदा उसके पदाधिकारी हैं। हम्म। निश्चित रूप से जिस तरीके से हमको नीचे जाके उन लोगों से बातचीत करके उनके मन में एक विश्वास जगा के वोटों को कन्वर्ट करने की बात है, उनको मतों के प्रतिशत में बदलने की बात है, उसमें हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। लेकिन पूरे देश के अंदर हमारे साथ धीरे धीरे लोग आने शुरू हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और बाकी लोगों ने भी योजनाओं में तो कभी कोई भेदभाव नहीं किया, ना ही हम्म। कभी पॉलिसीज में इस तरह की बात आई। हाँ, नीचे जाके हम उनको अपने साथ लाने में कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा पिछड़ रहे, उस पे हमको एक बृहद योजना बनाकर उनको साथ में लाके उनकी नुमाइंदगी जो हमने तय कर रखी है उसे हम विधायकी में, सांसदी में तब्दील करें, और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये भी आपको देखने को मिलेगा। आदित्य, आपसे एक चीज ये जानना चाहता हूं कि दलितों को लेकर आप लोगों ने आउटरीच की, झुग्गियों में जाकर के रहने की भी कोशिश की और पूरा प्रोग्राम चलाया, लेकिन दिल्ली में जो गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान आया था, संसद में जो बयान आया था, उसके बाद विपक्षी दलों ने बहुत हंगामा किया और आप लोगों को दलित विरोधी तक ठहराया। क्या लगता है आपको कि दलितों तक आप अपनी पहुंच बना पाए, या दलितों के जहन में वो नाराजगी अभी भी है? क्योंकि लोकसभा के दौरान आप लोगों ने जो संविधान को लेकर विपक्ष ने मुद्दा उठाया था, काफी नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था। देखिए, जो विपक्ष का काम तो हल्ला मचाना है ही। माननीय गृह मंत्री जी ने जो बात कही थी, अगर आप उसे पूरे कंटेक्स्ट में देखेंगे तो वो कह कुछ और रहे थे, लेकिन आजकल छोटे से क्लिप काटकर उसका वातावरण बनाने की स्थिति है। जो दलित समाज है उसमें हम लगातार काम करते ही रहते हैं, कोई हम चुनाव के लिए काम करने नहीं जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पंचतीर्थ हमने बना के दिए। हमारी जो मोर्चे हैं, चाहे वो एससी मोर्चा है, चाहे एसटी मोर्चा है, उसके अंदर केंद्रीय नेतृत्व मिल रहा है। जो सरकार है उसके अंदर नेतृत्व मिल रहा है। जो हमारी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, वो स्कॉलरशिप स्कीम्स के अंदर जो दलित छात्र हैं उनको, प्रतिभाओं को जो है मौका मिल रहा है। तो हर व्यक्ति के लिए इस सरकार के अंदर, जो आपने पहले पूछा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो नैरेटिव है माननीय प्रधानमंत्री जी, सबका साथ,
ये नैरेटिव केवल कहने के लिए नहीं है, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आप देखिएगा दिल्ली के अंदर जो 12 सीटें हैं उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का अभूतपूर्व प्रदर्शन होने जा रहा है और दिल्ली के अंदर सरकार में उनकी नुमाइंदगी हो, ऐसा हमारे गृह मंत्री जी ने भी एक जनसभा में भी कहा है कि क्यों नहीं, केजरीवाल जी ने अगर इतना ही बातें करते हैं तो क्यों नहीं उन्होंने एक दलित डिप्टी सीएम दिया, हमने दिया है। तो ये एक बड़ी बात है। हाँ, दलित समाज भी हमारे साथ है। हम समाज केवल कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करते, हम समग्र राजनीति करते हैं। उस समग्र राजनीति में दिल्ली का हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आदित्य भाई, आप क्योंकि कालका जी का भी प्रभार संभाले हुए हैं, कालका जी की क्या स्थिति इस समय आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री, जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, उनके खिलाफ रमेश विधुड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि मैं आपको सालों से जानता हूं, बेहद सभ्य और बेहद ही सधे हुए शब्दों से आप हमेशा बातचीत का लहजा आपका रहता है, लेकिन रमेश विधुड़ी जी का जिस तरीके के बयान सामने आए थे, आपको लगता है कि इस तरह के बयान से नेताओं को खास तौर से बचना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से शब्दावली से अपने को क्योंकि हम सामाजिक जीवन में तो वो करना चाहिए, लेकिन रमेश विधुड़ी जी ने जो बातें कही वो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि लहजा हो सकता है, कहने का तरीका हो सकता है। उनको दिल्ली में वो भाषा जो है, वो दिल्ली की जो आम जन सामान्य है वो उस भाषा से, जिस क्षेत्र से वो आते हैं उस क्षेत्र ग्रामीण परिवेश में, आप जानते हैं कि अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ जाइए या आप हरियाणा में जाइए, खड़ी बोली का इस्तेमाल हो जाता है। जो आपने बात कालका जी की करी, तो कालका जी के अंदर में आप आज लिख लीजिए, आतिशी चुनाव हारने जा रही हैं। वो अपनी सीट चेंज करने वाली थी, लेकिन क्योंकि पहले ही मनीष सिसोदिया जी के सीट चेंज करने से जिस तरीके से दिल्ली के वातावरण, राजनीतिक वातावरण में हलचल हुई, मुख्यमंत्री के भी चेंज करने से और वातावरण गड़बड़ होती, इसलिए उनको रुकना पड़ा। वो पिछला चुनाव मात्र 5000 से जीती थी। इस बार का चुनाव जो है वो कम से कम 15,000 वोटों से हारने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी, आप हमारे साथ जुड़े। स्वतंत्र की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिल्ली का चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। शाम 5 बजे सभी पार्टियों का चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। दिल्ली चुनाव से जुड़ी तमाम गतिविधियां देखने के लिए द स्वतंत्र के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।